हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे एमएससी वाले बच्चे हों, चाहे बीएससी वाले बच्चे हैं, चाहे 11वीं वाले बच्चे हैं, वो सभी बच्चे के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये बहुत ही खास चैप्टर है। आप इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। और आपने मेरा पुराना वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप प्लीज़ जाकर उनको ज़रूर देख लेना। हमारा हैलो एल्केन हैलो एरीन का पार्ट है, फिनॉल का पार्ट है ना, तो उनको जाके अल्कोहल वाला पार्ट है, उनको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है आज का, उन्हीं पर बेस्ड हमारे पास टॉपिक रहेगा, है ना। तो इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक आप एक बार में आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर है 12 चैप्टर है, देख सकते हैं आप, है ना। इसका नाम है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। तो ये तीनों के तीनों हमारा सबसे पहले पता रहे सभी बच्चे को, ये क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2nO होता है ना। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रख के बनाएं तब भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एल्डिहाइड है, क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है। और हमारे पास जो कीटोन है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये तीनों हमारा जो पार्ट है क्रियात्मक समूह है। पहले तीनों का हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। एल्डिहाइड के सामान्य जो फार्मूला होता है RCHO होता है। इनका सामान्य फार्मूला क्या होता है? RCO क्या होता है हमारे पास? R होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो हमारा RCOOH होता है। अगर हम लोग इनका डेरिवेटिव का बात करें, मतलब इनका और व्युत्पन्न एसिड का बात करें, तो हमारे पास और भी होते हैं। हमारे पास RCOX होते हैं और RCONH2 होते हैं, ठीक है। तो ये इनके व्युत्पन्न होते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे और मेरे ये वीडियो देख लेंगे तो आप पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ R का वैल्यू क्या है सभी लोग जानते हैं। R का वैल्यू क्या है आप सभी जानते हैं। मेथिल होता है, एथिल होता है ना, प्रोपिल होता है और ब्यूटिल होता है और पेंटिल होता है। कार्बन एक एक बढ़ रहा है यहाँ पर, और जो हाइड्रोजन है 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 हो रहा है। सभी ने पढ़ा होगा R एक क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हमारे R का और बहुत सारे वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मान जो रख के बना रहे हैं उनको आपको समझना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कठिन है, और मुझे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप समझ जाते हैं और चूंकि आपको बेसिक से पढ़ना है और बेसिक आप समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं R का मतलब क्या होता है। मेथिल लिख सकते हैं, एथिल लिख सकते हैं, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इनका बेसिक फार्मूला क्या है। RCHO है। कीटोन का बेसिक फार्मूला क्या है? RCOR है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? बेसिक RCOOH होता है, ठीक है। अगर हम लोग इनका स्ट्रक्चर को बॉन्ड के फॉर्म में अगर शो करें, कैसा होगा? कार्बन होगा, यहाँ O होगा, और ऐसे हमारे पास बुक में लिखा होता है। ये वाला जो बता रहा है एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। आखिरकार कार्बोनिल कंपाउंड क्या चीज़ होते हैं? ये तीनों के तीनों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा इस चैप्टर में है, ये तीनों के तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ लिखता हूँ मैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब एक कार्बोनिल कंपाउंड क्यों है? अगर कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा होता है तब वह कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इनको भी हम लोग शो कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों RR होगा, अगर ये दोनों RR होगा तब ये हमारा कीटोन कहलाएगा, और दोनों R ना होके अगर एक R रहे और एक हाइड्रोजन रहे तो ये हमारा एल्डिहाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास इस तरीके से, जो फॉर्म में इस तरीके से, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है
एल्डिहाइड का, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। अब ये आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होते हैं, जो क्रियात्मक समूह है वो क्या होते हैं। जो क्रियात्मक समूह होगा वो किसी कार्बनिक कंपाउंड में जुड़ करके उनके गुणों को बदल देते हैं, वो हमारा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ये हमारा एलिफैटिक में भी होता है और एरोमेटिक में भी होता है। एलिफैटिक मीन्स होता है एक कार्बन का चयन होता है, आपने पढ़ा है, जैसे आपने ऐसा देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर ये CH2 है और यहाँ पर हमारे पास CHO है तो ये हमारा एलिफैटिक होगा। जो कार्बन के चैन में होते हैं, ओपन चैन में, खुला हुआ चैन में, वो हमारा एलिफैटिक होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये बेंजीन की रिंग हो और अगर उनसे कोई CHO जुड़ा हो तब ये हमारा कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो पहली बात हमको ये समझना होगा कि जो हमारा क्रियात्मक समूह है इस पार्ट में 3 हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये R है, CO है और यहाँ पर क्या है O और यहाँ क्या है H है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारा क्रियात्मक समूह है RCOOH। तो ये हमारा R ग्रुप है, कार्बन का चैन है एक, और यहाँ पर COOH जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं और हमारा COOH होते हैं। अगर हमारे पास दोनों के दोनों R हो यहाँ पर तो हमारा कीटोन होगा, अगर एक R होगा तो ये कार्बन का चैन होगा तो हमारा एल्डिहाइड कहलाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट इतना आपको उसको समझ में आ ही गया होगा। कार्बोनिल कंपाउंड, रही बात क्या होते हैं, तो अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ दिया जाता है 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करिए कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर कार्बन के साथ डायरेक्ट अगर कार्बोनिल C जुड़ा हो, C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो डायरेक्ट, है ना, तो वो हमारा कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है। अब इनका इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कार्बन पर बात करें कौन से संकरण होते हैं, हमारे पास sp2 संकरण होते हैं। अब ये संकरण कैसे डिटरमाइन करें हम लोग, तो देखिए अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp संकरण होगा, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 संकरण होगा, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 संकरण हमारे पास होते हैं। यहां पर देखते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और कितना सिग्मा हो जाएगा हमारे पास 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, यहां पर sp2 संकरण होगा। यहां भी देख लेते हैं, यहां भी कितना सिग्मा है 1, 2 और कितना हो गया 3 सिग्मा होने के कारण यहां पर भी ये हमारे पास sp2 संकरण होते हैं। और रही बात इसमें पाई बॉन्ड कितना होते हैं, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होते हैं। यहाँ भी वही है, देखिए इस कार्बन पर अगर हम लोग संकरण गिने तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और कितना सिग्मा हो गया 3, और यहाँ पर तो पाई है। इस तरीके से हम लोग देख पाए कि यहाँ पर जो कार्बन है वहाँ पर sp2 संकरण पाया जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास नेचर देखते हैं बॉन्ड का, इसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर कैसा होगा देखिए जरा, एक को हम समझा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने लगेगा, जिसके कारण होगा क्या, इस कार्बन पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा। अर्थात ये जो ऑक्सीजन का एटम है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। क्यों खींचने लगते हैं, क्योंकि ये हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट है और कार्बन हमारा 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 14 ग्रुप होने के कारण जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, है ना, तो वहाँ पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है। और ऊपर से नीचे की ओर जैसे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, कोई भी ग्रुप हो, हमारे पास S और P की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थात ऊपर वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है नीचे वाले के कंपेरिजन में। लेकिन हम लोग जैसे लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये 14 ग्रुप है और ये 16 ग्रुप है। ये 16 ग्रुप के जो कंपैरिजन में 14 को देखेंगे तो कम हमारा विद्युत ऋणात्मकता वाला होगा, लेकिन ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है कार्बन की तुलना में। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा।
मतलब इसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसका फायदा कहाँ पर है, जैसे ही हम लोग कोई कार्बोनिल कंपाउंड पर मान लीजिए HCl का अटैक कराएंगे, ये प्लस और ये माइनस बनता है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो कहाँ पर जाएगा, क्लोरीन हमारे पास ये प्लस वाला राशि के पास जाएगा, और हमारे पास जो यहाँ पर प्लस दिख रहा है वो किधर जाएगा, ये माइनस के पास जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा प्लस की ओर माइनस जाता है और माइनस की ओर कौन जाता है, प्लस जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास एल्डिहाइड और जो कीटोन है इनको कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे पीछे पार्ट में, पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के इनके कार्बोक्सिलिक एसिड अलग पार्ट में दिया है साइड में, उनको हम लोग पढ़ लेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन भी किया कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं और जो हमारे पास क्या होते हैं, कीटोन होते हैं, उनका नामकरण भी देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नामकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कीटोन हैं इनको कितने भाग में बांटे गए हैं, उनके आर ग्रुप के बेस पर उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इनके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग कीटोन के दो भाग बनाए गए हैं, देखते हैं कि इनके दो भाग क्या होते हैं। आर ग्रुप के बेस पर इनके दो पार्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन है, कीटोन है, तो ये जो हमारा कीटोन्स है इनके दो भाग बनाए गए हैं आर समूह के बेस पर, आर ग्रुप के बेस पर। कैसे समझते हैं जरा, ये सम्मित होता है, एक सम्मित कीटोन, इनको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री कीटोन, और एक और होता है हमारे पास असम्मित, असम्मित कीटोन, इनको कहते हैं असिमेट्रिक, कहते हैं सिमेट्रिक भी कह देते हैं, असिमेट्रिक कीटोन, कोई दिक्कत नहीं इससे। अगर हमारा दोनों ग्रुप, दोनों आर समूह अगर एक जैसा हो, क्योंकि कीटोन का हमारा जनरली फार्मूला होता है RCO, क्या होता है, R होता है। अगर यही दोनों R एक जैसा हो तो वो हमारा सम्मित कीटोन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा हमारे पास CH3CO और ये हो जाता है हमारे पास CH3। यहाँ लिख सकते हैं C2H5CO और C2H5, यहाँ लिख सकते हैं C3H7CO और C3H7, C4H9CO, C4H9। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आर हमारा एक जैसा हो तब उनको सम्मित अर्थात सिमेट्रिक कीटोन कहते हैं, सिमेट्री या सिमेट्रिक कह सकते हैं, है ना। और ये हमारा दोनों आर समान है, मतलब सब में वैसे ही चारों एग्जाम्पल में। इसका नाम क्या होगा, डाईमेथिल, क्योंकि दो बार है, डाईमेथिल कीटोन, डाईएथिल कीटोन, डाईप्रोपिल कीटोन, डाईब्यूटिल कीटोन। इस तरीके से आप इनका क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ देखते हैं असम्मित कीटोन क्या होता है। अगर दोनों आर समूह हमारा अलग अलग हो तब वो क्या कहलाता है, हमारे पास असिमेट्री कीटोन कहलाएगा, मतलब असम्मित कीटोन कहलाएगा। देखते हैं यहाँ पर है CH3, यहाँ CO है और यहाँ पर C3 है, C2H5 ले लेते हैं, तब ये मेथिल है और ये हमारा एथिल है। तो दोनों आर समूह अलग अलग है, तो इसका नाम होगा असम्मित कीटोन। अब रही बात इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ डाई डाई लगा रहे थे, यहाँ डाई नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों समूह अगर एक जैसा हो तभी डाई लगाते हैं, अलग अलग हो तो डाई हम लोग नहीं लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, एथिल मेथिल कीटोन, कीटोन, ठीक। अब देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने लिखा CH3CO, C4H क्या लिख दिया मैंने, 9, इसका नाम है मेथिल, इसका नाम है ब्यूटिल, तो ये इसका नाम मैंने लिखा ब्यूटिल, ब्यूटिल, इसका नाम है मेथिल, और लास्ट में हो जाएगा हमारा कीटोन, ये हमारा हो गया कीटोन। अब रही बात, क्या मेथिल एथिल कीटोन कह सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट में अगर दोनों आर समूह अगर हमारे पास है तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएंगे उनका नामकरण हम लोग पहले करेंगे।
मतलब पहले ई आता है उसके बाद एम आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, उसके बाद मेथिल, फिर कीटोन। वैसे यहाँ भी है, ब्यूटिल का नाम पहले करेंगे, फिर मेथिल लिखेंगे, फिर हमारा क्या होगा, कीटोन होगा। समझ में आ रहा होगा सबको। और लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप समझ भी गए होंगे। यहाँ देख सकते हैं C2H5 और यहाँ लिखेंगे C5H, कितना लिख देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल, और ये हमारा क्या है, पेंटिल, पेंटिल, पेंटिल। और ये क्या है, कीटोन का कीटोन लिख देंगे। ठीक, इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि कैसे हम लोग कीटोन को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आपने ईथर के जब पार्ट पढ़ा वहाँ भी आपने यही पढ़ा था, वहाँ सम्मित ईथर पढ़े थे, असम्मित ईथर पढ़े थे, कुछ नहीं किए थे वहाँ पर हम लोग। ईथर का पार्ट में ये कार्बन हट गया था, ऐसे हट गया था, ठीक है, तो इनको भी वही सेम पढ़े हैं हम लोग। ये हमारा सेम वही पार्ट है जो आपने ईथर में पढ़ा था। तो ईथर के जो पार्ट में आपने देखा था कि सेम डाई एथिल ईथर कह रहे थे, डाई मेथिल ईथर कह रहे थे, वैसे ही हमारा यहाँ भी कीटोन का पार्ट है। तो ईथर वाला पार्ट है, अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम है ना। नो डाउट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके संरचना के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। थोड़ा फिर स्ट्रक्चर को भी हम दिखा देते हैं। संरचना, संरचना किसका, संरचना एल्डिहाइड और कीटोन का, समझ जाएंगे। लिख देता हूँ मैं, एल्डिहाइड व कीटोन, ये दोनों के संरचना को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, कभी एग्जाम में आ गया तो आपको थोड़ा सा नॉलेज में रहे। कार्बन है, यहाँ दो ठो R ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कीटोन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 120 का है, इसके बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना है, 120 है, इसके बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना है, हमारे पास 120 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर एक R जुड़ा है और यहाँ पर H जुड़ा है तो हमारा क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। अगर दोनों के दोनों हमारा R अगर जुड़ा हो इस तरीके से, तब वो हमारा कहलाएगा कीटोन। तो जब भी किताब में आपका ऐसा लिखा रहेगा इस तरीके से, तो आप नहीं बोल सकते कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है। अगर ऐसा लिखा है हमारे पास बुक में या कहीं पर भी, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। लेकिन जैसे यहाँ ग्रुप कौन कौन जुड़ रहे हैं दोनों वैलेंसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ कार्बन को दो वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा कंप्लीट है, लेकिन दो वैलेंसी अगर R के द्वारा पूरा होते हैं तो एल्डिहाइड। अगर दोनों वैलेंसी, एक वैलेंसी अगर R और एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन होता है तो हमारा एल्डिहाइड कहलाता है। आई होप डियर स्टूडेंट ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। आई होप इतना छोटा सा आपको बेसिक क्लास मिल ही गया होगा कि कैसे हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। आई होप ये आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि हमारे पास जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका नामकरण की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिना नामकरण के आपका जो रिएक्शन है वो भी आपका नहीं बनेगा। तो रिएक्शन हो चाहे कुछ भी पार्ट हो इसमें का, आपको नामकरण पढ़ना ही होगा। और हर चैप्टर में आपने ऐसे ही पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसके हम लोग अगले पार्ट, अगले लेक्चर में मिलेंगे, देखेंगे कि अगला पार्ट क्या है। ये वीडियो को बिल्कुल आप मत छोड़िएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।